नमस्कारः महोदया, वार्तावली कार्यक्रमे भवत्याः हार्दिकं स्वागतं करोमि। नमस्कार। यद् भवती महाभारतस्य भौगोलिकपरिप्रेक्ष्ये कार्यं सम्पादितवती तस्य विषये एव चर्चां करिष्यामः। सर्वादौ अत्र तद् ज्ञातुम् इच्छामि यद् एतादृशं महनीयं कार्यं भवत्या कथं चिन्तितं यद् एतं कार्यं करणीयम् अस्ति, तत्रापि भौगोलिकपरिदृश्ये यद् भवती कार्यं करोति तस्य विषये अपि सविस्तरं अस्माकं दर्शकान् ज्ञापयतु कृपया। इस क्षेत्र में भारतीयों द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं किया गया। तब जब हम एक तरफ महाभारत या पुराणों का अध्ययन करते हैं, तब हमें इस बात का एहसास होता है कि न केवल उन्हें भारत बल्कि समीपवर्ती विश्व की भी संपूर्ण जानकारी थी, और भूगोल के सिर्फ भौतिक भूगोल के क्षेत्र में नहीं, वरन मानव भूगोल और जितना हमारा पर्यावरण है और विश्व भूगोल जो बाहर के महाद्वीप और महासागरों की भी उन्हें विस्तार से जानकारी थी। और इसका विस्तृत प्रमाण हमें महाभारत में मिलता है। महाभारत बृहत्तर भारत की तो पूर्ण जानकारी देता ही है हमें साथ में, लेकिन इसके साथ में वहाँ पर हमें विश्व के समस्त सारी जनजातियों का, वहाँ के पर्वतों का, वहाँ के नदियों का, वहाँ के फ्लोरा फौना की संपूर्ण जानकारी महाभारत में मिलती है। महाभारत के अंतर्गत भीष्म पितामह खुद भी बहुत बड़े खगोलवेत्ता थे, तो उन्होंने मतलब सामग्री के अंदर हमें कम से कम 300 से ज़्यादा खगोलीय प्रमाण मिलते हैं, जिन्हें बहुत सारे जो जैसे एक्लिप्स के डेटा है, उनको हम अगर नासा के जो हमारे पास प्रयुक्त डेटा हैं उनके साथ अगर हम कोरिलेट करते हैं तो हमें बहुत स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि वो अपनी सत्यता के बहुत नज़दीक थे वो सारे आंकड़े। तो इस तरह से हमें महाभारत से संबंधित जो भी भौगोलिक सामग्री जिसे हम पढ़ते हैं, जैसे एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है आइसोस्टेसिस, समस्थिति का सिद्धांत है कि 19वीं सेंचुरी में एरी और प्राट ने इसको इन्वेंट किया, लेकिन जब महाभारत देखते हैं तो आश्चर्यजनक रूप से हमें इस सिद्धांत की परिलक्षित वहाँ मिलता है कि वहाँ पर ऋषि भृगु ऋषि भारद्वाज ऋषि को शांति पर्व में अपने संवाद के दौरान बताते हैं, जब वो पूछते हैं कि इतने ऊंचे पर्वत हिमालय है ये कैसे टिका हुआ है, तब वो कहते हैं कि जो पर्वत जितना ऊंचा है वो उतना ही अंदर है। समस्थिति का सिद्धांत में हमें इसी बात को समझाता है कि जो जितना ऊंचा है वो उतना नीचे है, उसी से उनका इक्विलिब्रियम बना हुआ है और वो समस्थिति को प्राप्त है। तो ऐसे जैसे हम एक ज्योति है जिसे हम नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं, अरोरा बोरेलिस कहते हैं, सामान्य रूप से हम पढ़ते समय इस बात का जानकारी रखते हैं कि गैलीलियो ने हमें इस लाइट नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में बताया, लेकिन महाभारत में इसको शांडिल्य देवी कहा गया और महाभारत में इसे स्वर्ण प्रभा ज्योति के नाम से इसका उल्लेख है और ये स्पष्ट नॉर्दर्न लाइट्स को इंडिकेट करती है। तो नॉर्दर्न लाइट तक की उन्हें जानकारी कैसे है, ये हमें आश्चर्य करते हैं। ऐसे कई तथ्य हमें महाभारत में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भारत का विस्तार, भारत के लोग कहाँ तक उनका व्यापार था, व्यवसाय था, वो लोग उनके साथ अपना संबंध रखते थे, उसके भी स्पष्ट हमें प्रमाण मिलते हैं। इस अनुसंधान में इसके लिए मुख्य रूप से गण, जो धरती के साथ जिनका संबंध स्थापित हुआ, गण से वो जन बने, जब वो जनपदों में रहने लगे और फिर वो जनपद उस पर्टिकुलर जो कुल के लोग थे जिनको हम जन कहते थे, उससे वो आइडेंटिफाई हुआ कि वो जनपद कहलाया। ऐसे हमें करीब 170 जनपद जो आज भी हैं, जैसे मल्ल है, जैसे हमारे मगध जनपद हैं, या चौल है, चेरा है, या विंध्य है, ऐसे हमारे जनपद जो अंग बंग जो बाद में 16 महाजनपद बने बौद्ध काल में जाकर, लेकिन महाभारत में इसके करीब करीब 230 जनपदों की हमारे पास जानकारी है। हम अपने अनुसंधान में 170 जनपदों को आज के स्थिति के हिसाब से उनको स्टैब्लिश कर सकें। आगे चलकर इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें महाभारत में मिलती है, वंशावली। इस अनुसंधान में हमने ब्रह्मा की उत्पत्ति के बाद जो पहले मनु थे, स्वयंभू मनु, और हमारा वर्तमान जो मनवंतर चल रहा है वो वैवस्वत मनवंतर है। तो स्वयंभू मनु से लेकर अभी जो लास्ट महाभारत हुआ उसके बाद 36 पीढ़ी तक हम 141 पीढ़ी चंद्रवंश की और सूर्यवंश की और
135 पीढ़ी हमने सूर्य वंश की स्टैब्लिश की है, जिसमें मानधाता 32 इसमें पीढ़ी में हुए, 65 में राजा राम हुए। ऐसे ही राम और कृष्ण के बीच में, चंद्रवंश और सूर्यवंश के बीच में लगभग 35 पीढ़ियों का अंतर है। तो हमें विस्तार मिलता है कि किस किंगशिप में या किस राजा ने किस एरिया में राज किया, उससे हम इस्टेब्लिश कर पाते हैं कि कहाँ पे कौन सा जनपद था, कहाँ किसका राज था और वो कैसे डेवलप हुआ और कैसे। जैसे ययाति के 5 पुत्र हैं, यदु, त्रवशु, द्रयु, अनु, आगे चल के इन्हीं के वंशज राज किए और फिर वो भरत राजवंश बना और कुरु, भरत से फिर कुरु और पुरु से भरत से पुरु से कुरु और कौरव वंश का हमें प्रमाण मिलते हैं। राजा हस्ती ने हस्तिनापुर बसाया, इसके भी प्रमाण हमें महाभारत में मिलते हैं। हमारा इतिहास बहुत साइक्लिक है। हमें पता है कि आज जो घटना हो रही है ऐसे करोड़ों वर्ष पूर्व हो चुकी है, तो वो हमारे लिए साइक्लिक फॉर्म में है। हमारा इतिहास हिस्ट्री नहीं है, हमारा इतिहास इतिहास, इति यानी ऐसा पुराने समय में, ह संपन्न हुआ, तो जैसा पहले हुआ वो इतिहास की जानकारी है। तो जब तक हम अपने शैक्षणिक इसमें इतिहास को हिस्ट्री से भिन्न करके छात्रों को नहीं बताएंगे, तब तक हम ये नहीं बता सकते कि हमारी इतिहास की समझ कैसी थी। तो हमारा इतिहास कोई 1, 2, 10, 50 राजाओं का इतिहास नहीं है। हम ब्रह्मा से अपने इतिहास को शुरू करते हैं और आज तक और महाभारत युद्ध तक और युद्ध के बाद भी 36 पीढ़ियों तक और उसके बाद फिर गुप्त काल और फिर बौद्ध, पूरी कंटिन्यूटी हमारे इतिहास की हमें प्राप्त होती है। भवती कथम रुचिमती संजाता एतदर्थम कार्याय? बेसिकली इस काम को करने के पीछे भी महाभारत में सारे पुराणों का समावेश है। मतलब ऐसा कहा जाता है महाभारत के लिए कि वेद व्यास ने जितना भी स्थावर और जंगम जगत, जिसको हम मूवेबल और नॉन मूवेबल वर्ल्ड कहते हैं, वो सब कुछ का समावेश महाभारत में किया है। तो फिर लगा कि सब इसमें समाहित है, इसलिए इसी पर अध्ययन करना सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा। महाभारताय एतद् प्रसिद्धम् अस्ति, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। एग्जैक्टली सत्य। तो ये इसीलिए इस काम के प्रति तर्हि अनुसन्धानकार्येण तत्र भौगोलिक महाभारतकाले, महाभारतसमये वा भौगोलिकपरिस्थितेः तु भवती ज्ञानं प्राप्तवती एव। तत्र किं शोधकार्यकाले भवती प्राचीनसंस्कृतेः जीवनशैल्याः विषये अपि तत्र ज्ञानं प्राप्तवती? किमपि तत्र प्रमाणं मिलति? बिल्कुल बिल्कुल। सामाजिक, असल में देखिए, महाभारत एक विकसित काव्य है। महाभारत को एक पर्टिकुलर, एक तो युद्ध हुआ, उसके करीब करीब 1000 वर्ष बाद इसको लिखा गया, ऐसे हमें ज्ञात होता है, और उसके बाद इसमें और भी अंश जुड़ते चले गए। तो ये एक विकसित काव्य है, तो सामाजिक परिवर्तन भी हमें उसमें नजर आता है और उसमें समाज के आर्थिक, व्यवसाय और सामाजिक जो विशेषताएं हैं उसका विकसित होना भी साथ साथ नजर आता है। इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण काव्य है, क्योंकि काव्य ही अपने आप में, वो अपने को, काव्य खुद हिस्ट्री की तरफ भी लेके जाता है। वहाँ पर वो कई जगह पे कहते हैं प्राचीन काल में ऐसा हुआ। तो हमें पशुपालन समाज का और कृषि प्रधान समाज की भी बहुत विस्तार से जानकारी मिलती है, जहाँ पर पशुपालन बहुत जिसको कहना चाहिए बैकबोन है आर्थिक क्रियाकर्म की। दूसरी तरफ एक विकसित समाज का एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं कि बड़े नगरों का भी निर्माण हो रहा था। अर्बन सिविलाइजेशन की शुरुआत भी उसमें नजर आती है। जैसे खांडव प्रस्थ को करके इंद्रप्रस्थ की रचना जब होती है, तो बहुत विस्तार से हमें महाभारत में इस बात का वर्णन मिलता है कि कैसे बड़ी भवन बनाए गए, उनमें बहुत लेविश गार्डन थे। उस गार्डन में हमें जो फाउंटेन होता है उसके प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। विशालकाय युधिष्ठिर की सभा के प्रमाण मिलते हैं। लगभग वैसी ही सभा मुजफ्फरनगर के पास बसाड़ गांव में हमें पुरातत्व में मिलती है, जो बहुत विशाल सभा है। युधिष्ठिर की सभा के लिए जो पत्थर से बनी होती, मणिमय सभा जिसे कहा जाता है, वो सभा कहा जाता है कि 1000 लोग भी उसको मूव नहीं कर सकते थे, इतने बड़े एक सिंगल स्टोन से बनी हुई सभा थी। ऐसा विवरण महाभारत में मिलता है। उतनी ही विशाल सभा हमें गुप्त काल में एक्सकवेशन में मिलती है। तो एक तरफ नगर संस्कृति का उद्भव भी हो रहा था, दूसरी तरफ हमें बिल्कुल ही ग्रामीण समुदाय की जो गो उस पर आधारित थी, वैसी इकोनॉमी और वैसी आर्थिक व्यवस्था के भी प्रमाण मिलते हैं। खेती के लिए बहुत अच्छे से हमें मिलता है।
कुछ खेती जो नदी पर आधारित थी, जो नदी से जहाँ होता था उसे नदी मातृका कहा गया। जो सिर्फ वर्षा के जल पर निर्भर खेती होती थी उसे प्रकृति मात्रक कहा गया। इसी अध्ययन में हमने इतिहास के 12 रूपों को भी उसमें आइडेंटिफाई किया है कि जैसे आख्यान है, आख्यायिका है, पुराविद है, एति है, नाराशंसी है, कथा है, गाथा है। इस माध्यम से हमने अपने इतिहास को संरक्षित रखा है और सबके प्रकार अलग अलग है, सबकी विशेषताएं अलग अलग है। तो उस रूप में समाज ने अपने इसका विकास भी किया और अपने समाज का रिफ्लेक्शन भी इस महाभारत में किया। तो दोनों यात्राएं हैं महाभारत। एतद् वक्तुं शक्यते यत् तदानीं काले महाभारतकाले उत्कृष्टम् एव आसीत् भारतम्। बिल्कुल, भारत की जब इसका आप सबसे अच्छा रूप देखते हैं जब रास्यु यज्ञ होता है, और रास्यु यज्ञ में हाँ, उसमें युधिष्ठिर के दरबार में लगभग ज्ञात भारत के सारे राजा उस दरबार में आते हैं। और सबसे सुंदर वर्णन उसका मिलता है जब वो बहुत बड़े बड़े अपने यहाँ के सबसे उत्कृष्ट भेंट युधिष्ठिर के दरबार में रखते हैं, और वो आपको उससे उनकी आर्थिक संपन्नता का, भारत के राजाओं की आर्थिक संपन्नता का प्रमाण मिलता है। जैसे भगदत्त आसाम से हाथी दांत के बने हुए बहुत सारे उपहार लेकर आते हैं। एक है कि पिपली का जो शैलोदा रिवर है, वहाँ से पिपली का एक चींटी होती है, वो खोद के स्वर्ण निकालती है जो बहुत उत्कृष्ट सोना माना जाता है। वो सोना युधिष्ठिर के लिए लेकर आते हैं। कंबोज राजा कंबल लेकर आते हैं जो वहाँ के उनसे बिल्लों के रोए से बना होता है, और वो स्वर्ण जड़ित कंबल उत्तरीय। तो भारत के वैभव का दर्शन रास्यु यज्ञ में बहुत, और भारत के आर्थिक संपन्नता का भी दर्शन हमें रास्यु यज्ञ के माध्यम से होता है, और भारत के शिल्प का अध्ययन भी उसी के माध्यम से होता है कि कितना उत्कृष्ट शिल्प हमारे पास था कि हम उस शिल्प से बनी हुई सामग्री राजा के दरबार में लेकर आते हैं। सत्यं सत्यं महोदये, भवत्याः शोधकार्यं समाजाय कथं लाभप्रदं भविष्यति तत् कृपया दर्शकान् विज्ञापयतु। सबसे बड़ा इसका जो लाभ है समाज को मिलेगा वो ये कि एक तो हमें जिसे कहा जाए कि हमें अपने गौरवशाली इतिहास का पता चलता है कि हमने अपने इतिहास पे गर्व करना हमें सिखाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जिसे विस्मृत कर चुके कि हमारे पास इतने शिल्प उद्योग थे, करीब करीब हमने 30 तरह के शिल्प उद्योग को आइडेंटिफाई किया है महाभारत में। जो बर्तन बनाने वाले, चांदी के बर्तन बनाने वाले अलग मिलेंगे, मोती में छेद करने वालों को वेदका कहा जाता था। ऐसे ही जो मोर के पंख हैं उससे पंखे बनाने या अन्य सामग्री बनाने वाले अलग कहा। तो हमें इस बात का प्रमाण इससे मिलता है कि हमारा शिल्प और हमारा इकोनॉमिक स्टेटस भी कोई कम नहीं था, और हम अपनी जिसे कहना चाहिए कि उत्कृष्टता पर थे, उसका एहसास मिलता है। और जब भी छात्र इसके अलग अलग पार्ट पे बहुत इंटेंसिव स्टडी करेंगे तो मुझे लगता है इसके और भी पहलू, अभी इस एक काम में इतना सब समाहित करना असंभव था, फिर भी छोटा छोटा एक टच किया गया है, लेकिन इसको विस्तार से करने का काम अगर छात्र करेंगे तो हम इसके और भी और सुनहरे पक्षों को सामने ला पाएंगे, और अब हमारे गौरवशाली अतीत के बारे में हमें ये जानकारी मिल पाएगी। भवत्याः अनुसन्धानकार्यम् एतत् महाभारतम् अधिकृत्य शोधकार्यं समाजस्य सकलवर्गाय अहं मन्ये एतत् उपयुक्तम् अस्ति। अस्माकं वार्तावली कार्यक्रमाय समयः कल्पितः, तदर्थं भवत्यै भूरिशः धन्यवादः महोदय। नमस्कारः।